गुड इवनिंग एवरीवन। तो टुडे हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये जो है वो हमने कल स्टार्ट किया था, ठीक है। और हमें सॉल्यूशंस की जो कंसंट्रेशन है, कैसे हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिफाइन करते हैं, उसके बारे में हमने जो है वो स्टडी किया था, ठीक है। हमें कंसंट्रेशन से क्या पता लगता है, कंसंट्रेशन हमें क्या बताता है कि किसी सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट का अमाउंट कितना है, सॉल्यूशंस के इनसाइड में सोल्यूट का अमाउंट कितना है, अमाउंट को ये डिफाइन करता है, ठीक है। जितना ज़्यादा सोल्यूट का अमाउंट होता है उतना ही हमारे पास उसकी जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स ऐसी हैं जो कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिफाइन करती हैं। तो पहले हमने जो पढ़ा था दैट इज मास बाय मास परसेंटेज, ठीक है। कि अगर हमारे पास सोल्यूट भी मास में दिया हुआ है, मतलब ग्राम किलोग्राम में है, मिलीग्राम में है, और हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो भी उसका भी हमें क्या हमें क्या पता है, उसका भी हमें मास पता है, तो उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, मास बाय मास परसेंटेज से डिफाइन करते हैं, ठीक है। और इसका हमने फॉर्मूला भी लिखा था दैट इज मास ऑफ अ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इससे हम क्या फाइंड आउट करते हैं, मास बाय मास परसेंटेज जो है वो फाइंड आउट करते हैं। दूसरा हमारे पास क्या आता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का हमारे पास क्या फॉर्मूला रहता है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। क्या है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 से हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आता है, दैट इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज जो है वो हमारे पास आती है, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या आता है, दैट इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या आता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, दैट इज वॉल्यूम मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, दैट इज मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। तो इस तरीके से हम मास बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज और हमारे पास मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज जो है वो शो किया जाता है, उसको हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आज का हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी एंड पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन टर्म को डिफाइन करने के तरीके हैं जो कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आता है मोलैरिटी। क्या आता है, मोलैरिटी क्या होती है हमारे पास, तो ये हमारे पास किसी सॉल्यूशंस के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स जो प्रेजेंट होते हैं टोटल सॉल्यूशन के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, मोलैरिटी कहते हैं। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। आपका सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, लीटर में दिया होना चाहिए, और इसमें आप क्या फाइंड आउट करें, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे उस सॉल्यूशन के अंदर, तो इसको हम क्या कहते हैं, मोलैरिटी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या रहता है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, दैट इज गिवन मास divided by molecular mass, given mass divided by molecular mass।
तो इस तरीके से इस फॉर्मूला की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स जो है वो फाइंड आउट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि 10 ग्राम ग्लूकोज के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, 10 ग्राम ग्लूकोज के अंदर हमारे पास कितने जो है हाउ मच अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द ग्लूकोज। तो हमारे पास कैसे इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, इसका मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूलर मास हम कैसे निकालते हैं, तो मॉलिक्यूलर सबसे पहले इसका फॉर्मूला, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसका फॉर्मूला होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 12, और इसका कितने नंबर ऑफ एटम हम यूज कर रहे हैं, 6, प्लस दूसरा जो एटम होगा, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के कितने नंबर हैं हमारे पास, तो यहाँ पे 12 नंबर हैं, और हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन के एटम का मास होता है 1, ठीक है। और ऑक्सीजन हमारे पास कितने नंबर ऑफ एटम है, 6 हैं, और टोटल ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो आता है हमारे पास 60, ठीक है। कितना आता है हमारे पास, 16 आता है। तो जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 72, 12 एंड 16 6 96, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 180। तो ये हमारे पास क्या निकला है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास निकला है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे गिवन मास कितना है हमारे पास, 10, और मॉलिक्यूलर मास कितना है हमारे पास, 180। तो ये जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज 1/18। तो ये इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका नंबर ऑफ मोल्स जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मोलैरिटी। तो सबसे पहले हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, कितने नंबर ऑफ मोल्स जो है वो सोल्यूट के प्रेजेंट हैं एक लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, मोलैरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलैरिटी कहते हैं। मोलैरिटी को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से जो है वो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दूसरे, दैट इज सेकंड जो कंसंट्रेशन टर्म है, दैट इज क्या है हमारे पास, मोलालिटी, ठीक है। क्या है हमारे पास, दैट इज मोलालिटी। तो मोलालिटी क्या होती है हमारे पास, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्वेंट, और वो भी किसमें होना चाहिए, किलोग्राम के अंदर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट इज नोन एज मोलालिटी। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से जो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं, दैट इज मोल पर किलोग्राम, इसका यूनिट आ जाता है मोल पर किलोग्राम। अगर हम मोलैरिटी की बात करते हैं, दैट इज मोल पर लीटर, ठीक है। मोल पर लीटर जो है वो उसका यूनिट आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन। उसके ग्राम इक्विवेलेंट मास के बराबर जो है नंबर ऑफ मोल जो है वो क्या होने चाहिए, हमारे पास होने चाहिए। तो नॉर्मेलिटी क्या होती है हमारे पास, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, नॉर्मेलिटी जो है वो फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पार्ट्स पर मिलियन, इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, ppm भी कहते हैं।
जो कि हमें किसके बारे में बताता है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के बारे में हमें बताता है। अब यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, सॉल्यूशन जो है बहुत लार्ज अमाउंट में होना चाहिए, जहाँ पे हम एक बहुत लेस अमाउंट में सॉल्यूट के पार्टिकल जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम कंसंट्रेशन को किसमें शो करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन में शो करते हैं। किसमें शो करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन में शो करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है, इसका फॉर्मूला क्या है, दैट इज नंबर ऑफ parts of component, number of parts of component divided by total number of all the parts present in solution into 10⁻⁶। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास पार्ट्स पर मिलियन है, तो ये हमें किसके बारे में बताता है, नंबर ऑफ पार्ट्स, किसी कंपोनेंट के पार्ट्स के बारे में बताएगा। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने परसेंट है, किसमें परसेंट है, टोटल सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ परसेंट है। लेकिन सॉल्यूशन कितना होना चाहिए आपके पास, 10⁻⁶, दैट इज 1 मिलियन पोर्शन जो है वो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास पॉल्यूशन का जो इंडिकेशन दिया जाता है, तो वहाँ पे हम इंडिकेशन या पॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है एयर के अंदर, उसके लिए हम किस स्केल का यूज करते हैं, इस कंसंट्रेशन टर्म का यूज किया जाता है ज़्यादातर, ppm, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एयर है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, पर मिलियन में आपके पास जो है वो सॉल्वेंट प्रेजेंट है, और उसके अंदर जो स्मोक के पार्टिकल है वो लेस अमाउंट में है, वेरी वेरी लेस अमाउंट में। तो इसलिए हमारे पास क्या रहता है, दैट इज नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑल द पार्ट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। तो इस तरीके से आप किसको डिफाइन करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन को डिफाइन करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक और टर्म आती है, दैट इज मोल फ्रैक्शन। क्या आता है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मीन्स कि जब भी हमारे पास कोई भी सॉल्यूट या सॉल्वेंट किसमें है, मोल में है, मोल में प्रेजेंट है, तो उसका कितना पोर्शन जो है, कितना परसेंटेज जो है, कितना रेशो जो है वो सॉल्यूट की तरफ है, कितना रेशो जो है वो सॉल्वेंट की तरफ है। ये जो फ्रैक्शन करते हैं हम मोल के अमाउंट में, तो उसको हम क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन कहते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं मोल फ्रैक्शन, तो क्या है हमारे पास, इट इज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जो नंबर ऑफ मोल्स हैं डिवाइडेड, उसका रेशो है किसके साथ, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन जो दो चीजों से बन रहा है, एक सॉल्यूट और साथ में सॉल्वेंट। तो हमारे पास ये जो रेशो रहती है किसके बीच में, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो इन दोनों का जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको हम जब रेशो में डिनोट करते हैं तब हम इसको क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम जाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, जाई से हम इसको डिनोट करते हैं मोल फ्रैक्शन को, ठीक है। तो अगर हमें किसी सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हमने किससे डिनोट कर दिया, उसको सॉल्यूट को A से डिनोट किया। तो A से जैसे हम मोल फ्रैक्शन निकालना है, आपने सॉल्यूट का निकालना है, तो कैसे आ जाएगा आपके पास, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज A प्लस B। तो यहाँ पे हमने सॉल्यूट को A मान लिया है, सॉल्वेंट को B मान लिया है। तो अगर आपको सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन निकालना है टोटल सॉल्यूशन में से, तो आपके पास क्या जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस NB, ठीक है। अगर आपको सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या आ जाएगा आपके पास, NB डिवाइडेड बाय Na प्लस NB, ठीक है।
और अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं दैट इज XA प्लस YB इक्वल टू, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। क्या करके भी देख सकते हैं आप, जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है NA और NB का है, इनको ऐड करेंगे आप तो आपके पास क्या बन जाएगा दैट इज NA प्लस NB डिवाइडेड बाई NA प्लस NB, तो दोनों को काट के आपके पास आंसर क्या जाएगा 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, तो ये हमेशा किसके बराबर होता है इक्वल टू 1 के बराबर जो है वो हमारे पास होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास टिंडल इफेक्ट। ठीक है, क्या आता है हमारे पास टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है हमारे पास, जब कोई पार्टिकल्स किसी कोलाइडल सॉल्यूशंस जो से पास होते हैं तो उनका जो पाथ होता है वो लाइट का पाथ जो है वो आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। जितने भी हमारे पास जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं, जबकि हमारा जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं या हमारे पास सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं, सस्पेंशन के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो दोनों जो है वो टिंडल इफेक्ट जो शो करते हैं। इसी के साथ हमारा एक और नेक्स्ट आता है दैट इज ब्राउनियन मूवमेंट। तो ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है हमारे पास, ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन मूवमेंट क्या होती है हमारे पास कि जब कोई पार्टिकल जिगजैग मोशन करता है तो इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा ये डिस्कवर किया गया था, तो ब्राउनियन के नाम के ऊपर ही ब्राउनियन मूवमेंट, तो उन्होंने जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल को जो है वो बताया था। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास ये जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं तो उसमें से लाइट पास हो जाती है तो हम किसी भी पार्टिकल का जिगजैग मोशन जो ब्राउनियन मूवमेंट को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास सॉल्यूशन कैसा है, कोलाइडल सॉल्यूशन है या सस्पेंशन है, तो दोनों में आपको जो है वो ब्राउनियन मूवमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास वेपर प्रेशर। क्या उससे पहले कि ये जो सॉल्युबिलिटी होती है हमारे पास, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो सॉल्युबिलिटी के ऊपर जो है टेम्परेचर का जो इफेक्ट रहता है वो प्लस रहता है, मतलब जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर विल बी इंक्रीजेस, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, सॉल्युबिलिटी विल आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस हो जाती है। ठीक है, ये किस केस के लिए हमारे पास, ये हमारे पास सॉलिड और लिक्विड के लिए। ठीक है, कि जब भी हम किसी सॉलिड को मिक्सअप करते हैं या किसी लिक्विड को मिक्सअप करते हैं, सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है दैट इज कि उसका जो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो ये जो हमारे पास सॉल्ट है या शुगर की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, शुगर की हम बात करें तो शुगर जो है, मान लीजिए आपने 2 चम्मच जो है ठंडे पानी में डालते हैं तो ठंडे पानी के अंदर शुगर जो है वेरी स्लोली जो है क्या करेगी, स्लोली डिसॉल्व होगी। ठीक है, लेकिन जैसे आप उसको क्या करते हैं, हीट करेंगे, उसको हीट अप्लाई करेंगे तो वो शुगर जो है वो ज़्यादा जल्दी इजीली जो है वो क्या हो जाएगी, उसमें डिसॉल्व होती है। ठीक है, तो हमारे पास यहीं से क्या कंक्लूजन निकलता है कि अगर हमारे पास सॉलिड है या लिक्विड है, सॉलिड का केस अगर देखते हैं तो जितनी भी आपके पास जो मेटल्स होती हैं उनको जब मिक्सअप किया जाता है तो ये मेटल्स जो है वो लिक्विड फॉर्म में जो है वो रहती हैं, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे इनके जो मिक्सिंग होती है वो एक दूसरे में अच्छी तरीके से मिक्सअप हो जाती हैं। लेकिन गैसेस के केसेस में ये थोड़ा सा हमें डिफरेंट देखने को मिलता है। तो गैसेस के केस में हमारे पास टेम्परेचर जो है वो
टेम्परेचर जो है तो सॉल्युबिलिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, कैसा होता है? इनवर्स होता है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो सॉल्युबिलिटी होती है पानी के अंदर या किसी अदर लिक्विड के अंदर गैसेस की, वो डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए एक क्वेश्चन भी पूछते हैं कि जो एक्वेटिक फिशेस होती हैं या एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं कोल्ड वाटर में एज कंपेयर टू हॉट वाटर। तो ऐसा क्यों होता है? तो हॉट वाटर का टेम्परेचर क्या होता है हमारे पास? टेम्परेचर जो है वो हाई होता है, और टेम्परेचर जब हाई होता है तो यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी होती है गैसेस की वो क्या हो जाती है? वो लो हो जाती है, जिससे हमारे पास क्या देखने को मिलता है? जो डिसॉल्व्ड गैस होती है वाटर के अंदर वो बहुत कम हो जाती है, उसका लेवल कम हो जाता है, और एक्वेटिक लाइफ्स को जो है वो ब्रीथ करने के लिए जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन कोल्ड वाटर में जो सॉल्युबिलिटी होती है गैसेस की वो ज़्यादा होती है, इसलिए वो कोल्ड वाटर के अंदर जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। ठीक है, क्या फील करते हैं? ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है हमारे पास वोलाटाइल सॉल्यूशन और एक होता है हमारे पास नॉन वोलाटाइल सॉल्यूशन। अभी वोलाटाइल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूशन क्या होता है? ठीक है, वोलाटाइल सॉल्यूशन, वोलाटाइल सॉल्यूशन, वोलाटाइल सॉल्यूशन क्या होते हैं हमारे पास? अगर हम इसको सिंपल वे में अंडरस्टैंड करते हैं तो ऐसे सॉल्यूशन जो इजीली इवेपोरेट हो जाते हैं। तो इजीली इवेपोरेट होने वाले सॉल्यूशंस हमारे पास क्या कहलाते हैं? इजीली evaporates those type of solution is called volatile solution। और जो सॉल्यूशन हमारे पास इजीली do not easily evaporate, जो इजीली इवेपोरेट्स नहीं होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, दैट इज एक रॉल्स लॉ आता है हमारे पास। क्या आता है? रॉल्स लॉ। ठीक है, रॉल्स लॉ क्या कहता है हमारे पास? रॉल्स लॉ कि अगर हमें क्या फाइंड आउट करना है, किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, क्या फाइंड आउट करना है? वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर समझते हैं कि वेपर प्रेशर होता क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर, जैसे हमारे पास कोई सॉल्यूशन है या कोई लिक्विड है, ठीक है, उसको हम हीट करते हैं और उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया है आपने, उसको क्लोज कर दिया है, तो यहाँ से जो पार्टिकल्स होते हैं वो इजीली क्या होंगे? यहाँ पे इवेपोरेट करेंगे। इवेपोरेशन के बाद कहाँ हीट करेंगे? इस सरफेस के ऊपर हीट करेंगे एंड देन फॉल बैक। और जैसे वो वापस आएंगे तो इस अपर लेयर के ऊपर, ये जो अगर हमारे पास ये पानी है तो इस पानी की अपर लेयर के ऊपर क्या लगाएंगे? प्रेशर लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, और इसी को हम क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर कहते हैं। The phenomena of exertion of the pressure on the surface of liquid is known as vapor pressure। मतलब वेपर से लगने वाला जो प्रेशर होता है लिक्विड के सरफेस के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर कहते हैं। तो रॉल्स लॉ क्या कहता है हमारे पास? इट स्टेट्स दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड, कोई सॉल्यूशन है हमारे पास किसका? वोलाटाइल लिक्विड का, ऐसे लिक्विड जो इजीली इवेपोरेट होते हैं। ठीक है, इट स्टेट्स दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड द पार्शियल प्रेशर of each component is directly proportional to the mole fraction। क्या हो गया हमारे पास? मोल फ्रैक्शन। तो इसको थोड़ा सा समझेंगे कि है क्या, कि अगर हमारे पास कोई ऐसे लिक्विड हैं जो इजीली इवेपोरेट हो जाते हैं,
तो हमारे पास ये जो इजीली इवेपोरेट होने वाले सॉल्यूशन है, इसकी बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की, मतलब इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, लिक्विड सोल्यूट भी प्रेजेंट है, सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है, और दोनों कैसे हैं, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्वेंट है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैसे हैं, दोनों लिक्विड में है। और जब ये किसी सरफेस के ऊपर क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, तो ये प्रेशर जो किसके बराबर होगा, किसके बराबर रहेगा, ये इसके मोल फ्रैक्शन के बराबर रहेगा। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी लिक्विड का यूज कर लेते हैं, या हमारे पास इसको सॉल्ट की हेल्प से समझते हैं। सॉल्ट की हेल्प से, जैसे मान लीजिए कि पानी के अंदर हमने क्या ऐड किया है, सॉल्ट ऐड कर दिया है, और वो इजीली जो मिक्सअप हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आप क्या करते हैं, उसको हीट करेंगे तो लिक्विड जो ऊपर जाएगा, ठीक है, और जो सोल्यूट पार्टिकल है वो यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। सिर्फ ये जो प्रेशर होगा वो किसके अकॉर्डिंग लगेगा, ये प्रेशर सिर्फ लिक्विड वाटर के अकॉर्डिंग ही लगेगा। क्यों, क्योंकि वो वेपर्स में कन्वर्ट हो सकता है, सॉल्ट नहीं लगा सकता है, मतलब वहाँ पे कितने अमाउंट कम रहेगा कि वो जो सॉल्यूट है या जो सॉल्ट है वो जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही वेपर प्रेशर जो है वो कम लगेगा। तो यही हमारे पास यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो प्रेशर होता है हमारे पास, दैट इज PA। फॉर एग्जांपल प्रेशर जो है वो तो हमारे पास वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास रॉल्स लॉ, क्या कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है किसी कंपोनेंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर किसी को भी कोई डाउट है किसी भी टॉपिक में तो वो पूछ सकता है। ठीक है, थैंक यू।